दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर काफी विवाद बना हुआ है। काफी समय से इस मुद्दे को समाज में, संसद के बाहर और अलग-अलग फोरम में चर्चा के कारण इसमें कई तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं। लेकिन ये मुद्दा जितना पुराना है, जितना कॉम्प्लिकेटेड है, उतना ही इसके रास्ते खोजने में दिक्कतें आ रही हैं। कारण बहुत सिंपल है। जुडिशरी का ये कहना है कि हमारे काम में कोई और व्यक्ति या कोई और संस्था दखल ना दे, लेकिन संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं वो कुछ और कहते हैं। लेकिन उन संवैधानिक प्रावधानों में क्या है और उसको किस तरह से बदला गया, और उसके बाद जो विवाद शुरू हुए, उसके बाद जब संसद ने एक और बिल पास किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया और फिर विवाद का सिलसिला चलता रहा। आज थोड़ी सी चर्चा उस विवाद की कि इसका जन्म कैसे हुआ, इस विवाद का, इसकी करेंगे। और उसके बाद एक जो बहुत लॉजिकल सुझाव आया है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा, तो वो हमें समझने की जरूरत है। तो आज की चर्चा में हम दो बातें करेंगे कि जो संविधान है भारत का, वो जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए क्या बोलता है। दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो कोलेजियम सिस्टम आया है ये कहां से आया, और फिर जो सुझाव है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सरकार को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्यों ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में मेरा एक सवाल ये है कि जितने भी अच्छे सुझाव आते हैं, चाहे वो मंत्रियों के द्वारा, चाहे जजेस के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा, वो रिटायरमेंट के बाद ही क्यों आते हैं। जब वो लोग सत्ता में होते हैं, जब वो कुछ कर सकते हैं, तब ये सुझाव लागू करने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता। ये हमेशा अच्छे सुझाव रिटायरमेंट के बाद ही क्यों दिए जाते हैं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत का संविधान क्या बोलता है जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके। आर्टिकल 124 जो भारत के संविधान में है, वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस को लेके। और कानून क्या बोलता है, संविधान क्या बोलता है, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। इट सेज द अपॉइंटमेंट शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। राष्ट्रपति महोदय, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस जिससे चाहें, जब चाहें सलाह मशवरा कर सकते हैं, और जो उनको सही लगे उस बेस पे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं। द चीफ जस्टिस इज टू बी कंसल्टेड इन ऑल अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट हिज और हर ओन। कहने का मतलब यह है कि जब आप फाइनल नाम घोषित करें, जो पैनल से, मतलब प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट ने जो पैनल बना दिया कंसल्टेशन करके, उसके बाद जब फाइनल अपॉइंटमेंट हो, उस समय चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना जरूरी है और फिर राष्ट्रपति महोदय अपॉइंट कर सकते हैं। यह प्रक्रिया है भारत के संविधान में। लेकिन इस प्रक्रिया में फर्क आया जब हम इसको देखें कि 1981 में एक एसपी गुप्ता का केस हुआ था, जिसको फर्स्ट जजेस केस बोला जाता है, और उसमें यह कहा गया था कि इट डिक्लेयर्ड दैट द प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कोजेंट रीजंस। अगर राष्ट्रपति चाहें तो चीफ जस्टिस का जो विचार है या उनके जो सुझाव हैं, राष्ट्रपति महोदय उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये जो एक क्लॉज था संविधान के अंदर, उसमें एक ये ट्विस्ट आया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। This brought a paradigm shift in favor of executive having primacy over judiciary and judicial appointment for the next 12 years. तो जब ये जजमेंट आया, उससे क्या हुआ कि जो आर्टिकल 50 की हम अक्सर बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, तो एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार अब नियुक्त करेगी जजेस को। ये मुद्दा सामने आया और 12 साल तक ये कार्रवाई चलती रही। अब इसके क्या खामियाजे रहे, क्या रहा, ये अलग मुद्दा है।
लेकिन फिर एक अक्टूबर 1993 में 9 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने, एक केस उनके सामने आया था, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें जो जस्टिस JS वर्मा थे, उन्होंने इस पे एक रूलिंग दी कि जस्टिस प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी गिवन द प्राइमरी रोल इन सच अपॉइंटमेंट्स। अब जब उन्होंने जो पुराना SP गुप्ता का केस था उस पे ये कहा कि नहीं, चीफ जस्टिस को जो अधिकार है वो सर्वोपरि है और उनकी बात को मानना होगा। It overturned the SP Gupta judgment saying the role of Chief Justice of India is primal in nature because this being a topic within the judicial family, the executive cannot have an equal say in the matter. इसका मतलब ये है कि जजेस की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी, क्योंकि उसको फिर ये कहा जाएगा कि ये पॉलिटिकली अपॉइंटेड लोग हैं, तो न्यूट्रल शायद ना रह पाए। इस मुद्दे को ध्यान में रखते, सेपरेशन ऑफ पावर की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था जो संविधान में, वो था विद कंसल्टेशन, प्रेसिडेंट विल कंसल्ट। उसकी व्याख्या ये की गई कि हियर द वर्ड कंसल्टेशन वुड श्रिंक इन ए मिनी फॉर्म। Should the executive have an equal role or be divergent on many proposals which will germ indiscipline in the judiciary? कहने का मतलब यह है कि जब कंसल्टेशन की बात है उसका मिनिमल फॉर्म रहेगा, उसमें एग्जीक्यूटिव का रोल मेजर नहीं रहेगा जबकि मिनिमम रहेगा। तो जब ये जजमेंट आया, इसके बाद फिर ये कहा गया जस्टिस वर्मा जजमेंट सॉ डिसेंट within the bench itself on the individual role of Chief Justice of India। तो ये कहा गया कि भाई चीफ जस्टिस का अगर कंसल्टेशन होगा तो कैसे चलेगा। तो जो 9 जजेस की जो बेंच थी उसमें 5 अलग अलग तरह से जजमेंट दिए गए। उसमें ये कहा गया कि जस्टिस वर्मा ओनली स्पोक फॉर हिमसेल्फ एंड 4 अदर जजेस, जस्टिस Pandian, Justice Kuldeep Singh went on to write individual judgment supporting the majority view। तो उन्होंने मेजॉरिटी का व्यू लिया, लेकिन जस्टिस अहमदी और जस्टिस पुंछी took the view that CJI need not restrict himself to just 2 judges। तो आपस में ये था कि चीफ जस्टिस का क्या मतलब है, कि खुद अकेले या 2 जज आपस में बात करेंगे या इसका कोई कोलिजियम बनेगा, इस पे विवाद रहा और 5 साल तक ये कंफ्यूजन बना रहा रोल ऑफ चीफ जस्टिस एंड 2 जजेस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। तो जो CJI का ओपिनियन था, क्या उसको माना जाएगा या 2 जजेस के व्यूज को लिए जाएंगे, ये कंफ्यूजन बना रहा। फिर 1998 में एक और डेवलपमेंट हुआ, वो ये रहा कि जो प्रेसिडेंट KR नारायणन थे, उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को और उन्होंने ये कहा कि What is the term consultation really means in Article 124, 217 and 224? 3 चीजें क्या हैं? 124 तो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, 217 जो है आर्टिकल 217 वो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का है और 222 जो है वो ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिए गए हैं। इस बात को समझने के लिए राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आप कंसल्टेशन शब्द की व्याख्या करें और इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो मुद्दा है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन है वो अपने आप में अकेला नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो 5 जजेस को कंसल्ट करेंगे जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं और वो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की ओपिनियन मानी जाएगी जो राष्ट्रपति महोदय को भेजी जाएगी। तो ये आधार रहा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम के 5 जजेस का जो सिस्टम बनने का। तो अब कोलिजियम क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 5 सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड दे विल कंसीडर द एलिवेशन ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, elevation of judges of high court as a chief justice and elevation of judges. In case of difference of opinion, the majority view will prevail since the constitution mandate consultation with the chief justice of India is necessary for
द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जुडिशरी द कोलिजियम मॉडल इवॉल्व्ड। तो ये रहा इतिहास कि कोलिजियम सिस्टम हिंदुस्तान में कैसे आया। लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद आया दोस्तों, उसमें यह आया कि ये क्या जजेस ये भाई भतीजावाद कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी जजेस पिछले दिनों अपॉइंटमेंट हुए, अगर आप उनको देखें तो आपको लगेगा कि इनके पिताजी पहले कहीं जजेस रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, और उन्हीं के बच्चे बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने। करीब 4000 के आसपास हाई कोर्ट में जजेस हैं। तो क्या हमारे देश में कहीं पे भी कॉम्पिटेंसी नहीं थी, या कॉम्पिटेंसी सिर्फ उन जुडिशियल फैमिलीज में रह गई, या उन्हीं परिवारों में एक जजेस बनने की परंपरा रह गई, जैसा हम पॉलिटिक्स में देखते थे कि अगर पिताजी जज हैं तो बेटा भी जज बनेगा, और ये परंपरा चलती रही। इसको लेके काफी क्रिटिसिज्म हुआ। सवाल ये उठा कि ये जो पैनल में जजेस शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं। इसको लेके विवाद रहा कि इसको आरटीआई के दायरे में लाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। दूसरा जो मुद्दा बार बार आया कि जो रिकमेंडेशंस जाती हैं चीफ जस्टिस के माध्यम से कोर्ट जुडिशरी अपॉइंटमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव को, सरकार को, कि हमने शॉर्टलिस्ट किया, आप अपॉइंट करें, तो जो फाइनल रिकमेंडेशन जाता है वो भी विवादास्पद में रहा कि आप उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिन पे कहीं ना कहीं परिवारवाद या बाकी कुछ मुद्दों को लेके विचार रहा। इन सब को एड्रेस करने के लिए अभी एक और सजेशन आया है, और मैं उसकी चर्चा करता हूं, और मुझे लगता है कि उसमें काफी हद तक विवाद को हम कम कर पाएंगे। रोहिंगटन फली नरीमन, जो सुप्रीम कोर्ट के जज अभी रिटायर हुए हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कोलिजियम सिस्टम वास्तव में बहुत खराब है, लेकिन अल्टरनेट हमारे पास नहीं है जिससे हम सेपरेशन ऑफ पावर को इंडिकेट कर सके। सवाल यह है कि फिर रास्ता क्या निकले, तो उन्होंने 2 सुझाव दिए। उन्होंने ये कहा इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि जो भी जजेस के अपॉइंटमेंट होंगे, जो कोलिजियम बनेगा शॉर्टलिस्टिंग ऑफ पैनल का, वो जो पैनल बने, जो कमेटी बने, वो रिटायर्ड जजेस की बननी चाहिए। जो सिटिंग जज हैं उनकी नहीं, रिटायर्ड जजेस की। और जब रिटायर्ड जजेस की आप कमेटी बनाते हैं तो वो रिटायर्ड जज कैसे सेलेक्ट होंगे, उसका भी उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने ये कहा कि जो जजेस हैं जहां भी रिटायर होते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, तो जितने भी वकील जो प्रैक्टिस करते हैं बार में, जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं, वो ये तय करें कि कौन सा जज ड्यूरिंग उनके टेन्योर में इम्पार्शियल रहा, ऑनेस्ट रहा, क्रेडिबल रहा। उन जजेस का एक, जिसे कह सकते हैं, मतगणना कराई जाए या एक ओपिनियन ली जाए, जिसको कहते हैं आप रैंकिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी या ट्रस्टवर्दीनेस या ऑनेस्टी, व्हाटएवर यू कैन डिजाइन। एक वो इस तरह का सिस्टम बनाया जाए, और उसमें जो जिन जजेस को कोर्ट के वकील बोले कि हाँ ये जज हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा है, पक्षपात नहीं किया है, ईमानदार रहा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्रेडिबल है, रेस्पेक्टेबल है, ऐसे जजेस को सेलेक्ट करें बार, और उन जजेस का एक कोलिजियम बनाया जाए। वो कोलिजियम या वो जो कमेटी है वो फिर लॉ मिनिस्ट्री, लॉ डिपार्टमेंट और लॉ मिनिस्टर के साथ बैठ के एक पैनल ऑफ जजेस बनाए कि हमने जो एप्लीकेंट हैं उसमें ये करीब 20, 30, 40 जजों को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, और फिर वो पैनल जाए जो कोलिजियम है सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का, उनके पास कि अब आप इस पैनल में से सेलेक्ट कर लें आपको किसको जज बनाना है। तो मुझे लगता है इसमें एक 2-3 फायदे ये हैं। एक तो पूरे देश से जो शॉर्टलिस्टिंग कमेटी बनेगी उसमें रिस्पेक्टेबल जजेस एक जगह आ जाएंगे, तो जब वो पैनल बैठेगा तो लोगों की उस पर क्रेडिबिलिटी ज्यादा रहेगी, इज्जत ज्यादा मिलेगी अपॉइंटेड जजेस को, क्योंकि वो एक सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से आए हैं। दूसरा, इसमें एग्जीक्यूटिव की दखल मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि रिटायर्ड जजेस ने जो प्रोस्पेक्टिव जजेस हैं उनका शॉर्टलिस्टिंग किया है, तो वो जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको हम एड्रेस कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि पैनल में जो भाई भतीजावाद की बात लगती है कि ये कोलिजियम अपने ही लोगों को आगे पुश करता है, अब वो मुद्दा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ या जो लिस्ट है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं,
वो पूरे आफ्टर डूइंग ऑल द ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि जो सरकार है वो भी अगर उसमें इंटेलिजेंस रिव्यू कराना चाहती है, उनके कुछ ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहती है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनको सरकार को देखना होता है, तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आ जाएगी, क्रेडिबल पैनल उनको शॉर्टलिस्ट भी कर लेगा, और अच्छे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होके जब वो फाइनल लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास जाएगी, तो मुझे लगता है उसमें जो पॉलिटिकल विवाद है, जो भाई भतीजावाद के आरोप हैं, वो सारे काफी हद तक कम हो जाएंगे। मुझे लगता है सुझाव अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के जो कोलिजियम है उसको इन सुझावों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सुझाव एक रिटायर्ड वेरी रेस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट के जज का है, तो उन्होंने भी सारी बातों को सोच समझ के सुझाव दिया होगा। इस पे चर्चा होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जितनी भी बार एसोसिएशन है हिंदुस्तान में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हैं, हाई कोर्ट की हैं या लॉ मिनिस्ट्री है, उन सबको इस पे एक बड़ा मंथन करना चाहिए। अलग अलग लेवल पे इस पे डिबेट होने चाहिए कि ये जो सुझाव है इसको हम और कैसे मैच्योर करें और इसको नॉन कंट्रोवर्शियल बनाएं, और फिर वो एक नया सिस्टम जुडिशियल अपॉइंटमेंट का हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में जो जुडिशरी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या हिंदुस्तान के जो सही टैलेंट है उनको सही जगह मिल रही है? और अगर नहीं, तो क्या ये जो सुझाव दिया गया है कि रिटायर्ड जजेस का एक पैनल बने, वो कैंडिडेट्स को इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री शॉर्टलिस्ट करे और फिर उस शॉर्टलिस्ट में से सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वो कैंडिडेट सेलेक्ट करे और राष्ट्रपति को रिकमेंड करे, क्या ये उचित रहेगा? आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि चर्चा समाज में होनी जरूरी है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।